कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर जिद और जुनून हो तो मंजिलें कदम चूमेंगी। रास्ता खुद बन जाएगा, तू मेहनत तो कर, तेरा हर सपना सच हो जाएगा। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर हब पर। आज की ये क्लास इंडियन जियोग्राफी की एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी की क्लास है, जिसमें आज हम भारत की झीलें और झरना के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए, सीखते हुए और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, ये क्लास 7 है। इसके पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं और ये सभी क्लासेस इंडियन जियोग्राफी की जो कराई जा रही है डेली शाम 7 बजे से आप सभी को कराई जाती है रैंक बूस्टर हब यूट्यूब चैनल पर। और ये क्लास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी, यूपीएससी, यूबीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर कर दीजिए। सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जानेंगे भारत का भूगोल, भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम जानेंगे झीलों की संकल्पना और उनका भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। उसके बाद हम जानेंगे भारत की 4 प्रमुख झीलों का संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें से है आपका बुलर झील, चिल्का झील, वेवनाड झील और लोकटक झील। थर्ड पॉइंट ये जानेंगे हम कि राज्यवार जो झीलें हैं उनका विस्तृत विवरण, जो कि टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए विशेषकर ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य और मास्टर चार्ट को समझने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखिएगा, झीलों की उत्पत्ति, विवर्तनिक बल क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि झील क्या है। बहुत से बच्चे तो इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि झील होता क्या है। तो समझिएगा, जो धरातल की विस्तृत गर्तें होती हैं ना, वहाँ पे जब जो जल राशि होता है, जब वहाँ पे जमा होने लगता है, तो वो उसी को लगभग हम झील कहने लगते हैं। क्योंकि जब तक धरातल पर विस्तृत गर्तों में जल की जो जमा राशि होने लगती है, जल पूरे तरीके से जमने लगता है, तो वो झील में परिवर्तित हो जाता है। अब ये झील जो है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसकी उत्पत्ति का कारण ये है कि केवल वर्षा जल नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक और विवर्तनिक बल है। यानी जो झीलें बन रही हैं उसका कारण सिर्फ भूवैज्ञानिक ही नहीं है, और विवर्तनिक बल भी है इसका कारण, जिसके कारण से झीलें बन जाती हैं। ठीक है, अब समझिएगा विवर्तनिक झीलें क्या है, इसका निर्माण प्रक्रिया क्या है। तो विवर्तनिक झीलें जो पृथ्वी की आंतरिक अंतर्जात बलों से भू जो पपट यानी जो पृष्ठ होता है उसमें मुड़ाव, धसाव या दरारें पड़ने पर बने विशाल गर्त से जल भरने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये किस कदर जब ये धस रहा है, ठीक है, तो ये भ्रंश बन जा रहा है, साथ ही साथ धसाव जब हो रहा है, तो ये विवर्तनिक झील की पूरी तरीके से ये परिवर्तन होता जा रहा है ना। अब समझिएगा, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये अत्यधिक गहरी होती है। यानी जितनी भी झीलें होती हैं ये अत्यधिक क्या होती हैं, गहरी होती हैं। अब समझने की बात ये है कि इसके प्रमुख उदाहरण क्या है, यानी जो विवर्तनिक झीलें हैं ये इसकी उदाहरण क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछता है आपसे कि विवर्तनिक झील का उदाहरण क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा और आपको राइट आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। तो समझिएगा, जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और कुमायूं हिमालय झीलें, ये झीलें जो है कुमायूं हिमालय की झीलें हो गई या फिर वुलर झीलें हो गई, ये आपकी विवर्तनिक झीलें हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की वुलर झील से प्रश्न बहुत बार बन चुका है, तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे मीठे पानी की प्राकृतिक झील है वुलर झील, जो कि है जम्मू कश्मीर में, और जो है कुमायूं हिमालय की झीलें। अब समझेंगे हम तटीय और पर्वतीय झीलें, जो कि लैगून और हिमालय हैं। तो तटीय और पर्वतीय जो झीलें होती हैं, इसमें सबसे पहले जो हम जानेंगे वो होता है लैगून। ठीक है, क्या होता है, लैगून या अनुपम झीलें, और है हिमानी और निर्मित झीलें। तो लैगून या अनुपम झीलें जो हैं, इसका निर्माण इस कदर से होता है कि जब सागरीय तरंगे द्वारा बालू, प्रवाल, भित्तियों की रोध बनाने से समुद्र का खारा जल मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। ठीक है, तब इसका लैगून झील या अनुप झील का निर्माण होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसको समझिएगा। इसकी विशेषता ये है लैगून झील की कि ये उथली और तटीय खारे पानी की झील है। क्या है, उथली और तटीय खारे पानी की झील है लैगून झील। इसका उदाहरण समझिएगा, उदाहरण है चिल्का, जो कि ओडिशा का है, पुलिकट झील,
और वेबनाड झील और अष्टमुटी झील जो कि केरल का है। तो ये तीनों चारों झीलें जो हैं, चाहे वो चिल्का हो गया, पुलिकट झील हो गया, वेबनाड झील हो गया या अष्टमुडी झील जो कि केरल में है, ये सभी झीलें जो है लैगून झील की उदाहरण है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हिमानी निर्मित जो झीलें हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखिएगा, जो ऊंचे पर्वतों में हिमनद होते हैं ना, उनके घर्षण से बने गहरे गर्त, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, घर्षण से बने जो गहरे गर्त बन रहे हैं यहाँ पे, इस गर्त में बर्फ पिघलने से निर्मित, जब बर्फ पिघल रहा है उससे जो मीठे जल होते हैं उसका झील ये बन जाता है। ठीक है, और स्थानीय नाम इसका भी है, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के कुमायूं में इन्हें ताल भी कहते हैं। ठीक है, जो हिमानी निर्मित झीलें होती हैं इनको उत्तराखंड के कुमायूं में ताल झील भी कहते हैं। इसका उदाहरण है नैनीताल, भीमताल, चियातन ताल, सात ताल, राक्षस ताल। ठीक है, तो ये सारी जो झीलें हैं ये हिमानी निर्मित झीलें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्फ के पिघलने से निर्मित होती हैं ये सारी झीलें। क्लियर है? आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे क्रेटर, प्लाय और गोरखु झीलें। तो क्रेटर, प्लायन और गोरखु जो झीलें हैं इसको समझते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे क्रेटर या ज्वालामुखी झील। ये शांत ज्वालामुखी के मुख या उल्का पिंड से गिरने से निर्मित होता है। ठीक है, जो ये क्रेटर या ज्वालामुखी जो झील है ये कैसे निर्मित होता है? तो याद रखिएगा, शांत ज्वालामुखी के मुख से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और उल्का पिंड से गिरने से ये निर्मित होता है। उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ये बेसाल्टिक उल्कापिंड जनित झील है। ठीक है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है ये बेसाल्टिक उल्कापिंड जनित झील है और ये क्रेटर ज्वालामुखी झील है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। वायु निर्मित और प्लाय झीलें क्या होती हैं? तो जो वायु निर्मित होती हैं ये मरुस्थल में हवा द्वारा मिट्टी उड़ाने से बने गर्त में पानी जमा होने पर या फिर नमक छोड़ती है। और याद रखिएगा, ये जो होती हैं ये अस्थायी होती हैं। क्या होती हैं? ये जो नदियाँ होते हैं, ये जो झीलें होती हैं ना, ये अस्थायी होती हैं। इस बात का उदाहरण आप समझिएगा कि जैसे कि राजस्थान का हो गया आपका सांभर झील, इसके साथ आप समझिएगा डिंडवाना झील, लूनर नसर झील या पंचभद्र झील। ठीक है, अब देखिएगा गोरखु झील। तो गोरखु झील का निर्माण मैदानी भागों में नदियों के अत्यधिक विसर्पण के कारण बढ़ने में नदी का घुमावदार रास्ता काट कर सीधा बहना है। आकार इसका धनुष्टाकार है। उदाहरण के लिए समझिएगा कि बिहार का कांवरताल झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोकुल झील है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार सीधे प्रश्न ये पूछ सकता है। कांवरताल झील तो एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की गोकुल झील है। ओके, और निर्माण तो आप जरूर से याद रखिएगा और आकार भी ध्यान दीजिएगा कि ये धनुषाकार का झील होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लास पसंद आ रही हो तो जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा सारे झील्स के बारे में आज ये क्लास होने वाली है। अब देखिएगा केस स्टडी 1, जिसमें हम जानेंगे वुलर झील जो जम्मू एंड कश्मीर में। तो वुलर झील के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इसकी है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है वुलर झील। कहाँ पे? जिला भी याद रखिएगा, साथ ही साथ प्रदेश भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है वुलर झील। और ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इसका, यह पूरी तरीके से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो है वुलर झील। और सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न यूपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी ये क्लास हो रही है। अब देखिएगा वुलर झील की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वुलर झील की उत्पत्ति शुद्ध विवर्तनिक झील यानी भूभर्ग में जो प्लेटों के धसाव से निर्मित झीलें होती हैं उसी तरीके से वुलर झील का भी निर्माण हुआ। जैसे कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया है, विवर्तनिक झील की जो प्लेटें होती हैं जब वो धंसने लगती हैं तो वहाँ पे जो जल जमाव होने लगता है उसी से क्या हो रहा है, झील का उत्पन्न हो रहा है। अब जल का स्रोत क्या है, यानी जो वुलर झील है इसमें जल कहाँ से आ रहे हैं? तो झेलम नदी इस झील से होकर बहती है और मुख्य जल स्रोत यही है, झेलम नदी। ठीक है, इसका रणनीतिक महत्व क्या है? तो वुलर झील का रणनीतिक महत्व ये है कि झेलम नदी और मुहावने पर तुलबुल नौवहन परियोजना है स्थित है जो पाकिस्तान के साथ विवादित रही है।
ओके, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। आगे हम बढ़ेंगे। केस स्टडी 2 जो कि चिल्का झील है और ये उड़ीसा में है। इसकी लोकेशन की हम बात करें, चिल्का झील की लोकेशन क्या है तो याद रखिएगा ये उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में उल्का तट दाएं नदी के मुहावने पर है। इसका चिल्का झील का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये है कि भारत और संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैगून झील है ये है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि प्रथम रामसर साइट क्या है, तो प्रथम जो रामसर साइट है ये 1981 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की पहली आर्द्रभूमि भी है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जैव विविधता की नज़रों से देखें तो ये दुर्लभ और लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन का मुख्य आवास भी यही है चिल्का झील में। सामरिक महत्व ये है कि यह भारतीय नौसेना का प्रसिद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थित है यहीं पर चिल्का झील के पास, जो कि है उड़ीसा में। क्लियर है, सारे डेटा आप याद रखिएगा। केस स्टडी 3 जो कि है वेवनाथ झील केरल में। इसकी लोकेशन बात करें हम वेवनाथ झील की तो केरल के कोट्टायम, अलपुझा और एरानकुलम जिले में विस्तृत विशाल लैगून झील है, विशाल लैगून कायल वाला वेवनाथ झील है। और इसका जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये भारत की सबसे लंबी झील लगभग 96 किमी है। याद रखिएगा जो वेलिंगटन द्वीप है ये झील के मध्य में मानव निर्मित द्वीप जैसे कि कोच्चि बंदरगाह है। इसे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 548A जोड़ता है। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि नेहरू ट्रॉफी जो नौकायन दौड़ होता है ओडम पर, इसमें पुन्ना मादा कायल हिस्से में विश्व प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस होती है यहीं पे। बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा। और जो संबंधित नदियाँ हैं जैसे कि आपका हो गया पंबा, पेरियार और मीनाचिल नदियाँ, ये अपना जल इसमें विसर्जित करती हैं। सारे पॉइंट्स याद रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं केस स्टडी 4 की तरफ, जो कि है आपका लोकटक झील। ये मणिपुर का है और ये मेरा भी फेवरेट झील है, ठीक है। लोकटक झील जो है ये मेरा भी फेवरेट झील है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये बना हुआ है। अब समझिएगा लोकटक झील का लोकेशन क्या है। तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर के मोईरांगा जिले में है। किस जिले में है याद रखिएगा, मणिपुर के मोईरांगा जिले में लोकटक झील है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत की अगर पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगा आपका लोकटक झील, मणिपुर के मोईरांगा जिले में। अब देखिएगा फुमडी क्या है। फुमडी में ये होता है कि इसमें तैरते हुए सड़ रहे पौधे, जैविक पदार्थों और मिट्टी के विशाल प्राकृतिक द्वीप को इसमें दर्शाया गया है। तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यहाँ पे है जो कि विशाल फुमडी पर स्थित है। केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील पर ही है, इस बात को भी याद रखिएगा। संगाई हिरण से प्रश्न पूछता है तो ये बात याद रखिएगा कि यह पार्क लुप्तप्राय है और राजकीय पशु संगाई हिरण का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास भी यहीं पर है। पारिस्थितिकी संकट की अगर हम बात करें तो प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसे मैनस्ट्रोक रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसे स्टार बना दे रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये पॉइंट है लोकटक झील, यहाँ से प्रश्न मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत की ऊंचाई जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर की झीलें की बात करें हम तो जो झील है वो है डल झील जो कि श्रीनगर में है और इसको कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। ये मीठे पानी की झील है जो तैरते हुए बागीचों और हाउस बोट यानी शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। और जो मानसबल झील है इसे भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है। और जो अन्य झीलें हैं जैसे कि हो गया नागिन झील, शेषनाग झील, गाडसर झील और गंगाबल झील जो है वो जम्मू और कश्मीर की झीलें हैं। लद्दाख की झीलों की बात करें तो पैगोंग सो जो झील है ये लद्दाख की झील है और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 4350 मीटर पर है। ये विश्व की सबसे लंबी खारे पानी की झील है। और याद रखिएगा 1/3 हिस्सा जो है भारत में है और 2/3 हिस्सा चीन में है। बहुत ही हिडन ये प्रश्न पूछ लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 1/3 जो इसका हिस्सा है वो तो भारत में है लेकिन 2/3 हिस्सा इसका चीन में है जो कि है आपका पैगोस लोत्स झील, ठीक है। उसके बाद है स्वस मोरीर झील।
ये चांगथंग पठार पर अत्यधिक ऊंचाई वाली खारे पानी की रामसर आर्द्र भूमि वाली झील है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हम देवभूमि की झीलें जो कि है उत्तराखंड में। कुमायूं क्षेत्र की हिमानी निर्मित जो ताल होती है, ये कुमायूं क्षेत्र की नैनीताल में त्रि ऋषि सरोवर कही जाने वाली कुमायूं की मुख्य झीलें हैं। ठीक है, तो नैनीताल की त्रि ऋषि सरोवर कही जाने वाली मुख्य झील क्या है, तो कुमायूं की मुख्य झील है, इस बात को याद रखिएगा। भीमताल झील जो है ये कुमायूं की सबसे बड़ी झील है और ये मध्य में एक छोटा द्वीप भी है। ठीक है, जो भीमताल झील है ये कुमायूं की सबसे बड़ी झील तो है, साथ ही साथ इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मध्य में इसके एक छोटा सा द्वीप भी स्थित है। नेक्स्ट है नौकुचिया ताल झील जो कि कुमायूं की सबसे गहरी झील है, जिसके 9 कोने हैं। कितने कोने हैं, याद रखिएगा 9 कोने हैं। थोड़ा सा यूनिक सा प्रश्न अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी झीलें के 9 कोने होते हैं, तो याद रखिएगा नौकुचिया ताल झील जो कि कुमायूं की सबसे बड़ी गहरी झील है। अन्य झील बता दूं आपको कुमायूं क्षेत्र की, तो वो है सात ताला झील, देवताला झील, खुरपताल झील और राक्षस झील। ये सभी झीलें जो है कुमायूं क्षेत्र की हिमानी निर्मित सारे झीलें हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है चमोली जिला, तो चमोली जिला का जो झील है वो है सूपकुंड झील। ये लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक रहस्यमय झील है। इसकी विशेषता ये है कि बर्फ के पिघलने पर यहाँ सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल दिखाई देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये कितना रहस्यमय है कि जब ये झील के जो बर्फ है जब ये पिघलने लगते हैं ना, तो प्राचीन मानव कंकाल यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि कौन से झील की जो बर्फ पिघलने पर प्राचीन सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं, तो आपका उसका नाम याद रखना पड़ेगा, वो है सूपकुंड झील, रहस्यमय झील है। ठीक है, आगे हम चलेंगे खारे पानी और राजशाही का संगम जो कि राजस्थान है। खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सांभर झील जो कि जयपुर नागौर में है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की ये झील है और भारत के कुल नमक उत्पादन में लगभग 8.7% यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में कुल लगभग नमक का उत्पादन किस जगह से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सांभर झील से, और कितना, तो 8.7%, कितना, 8.7%। ठीक है, अन्य जो खारे पानी की झीलें हैं इसको याद रखिएगा, इसमें आपका हो जाएगा डिडवाना झील, लूनकर झील और पंचभद्रा झील। ये भी झीलें जो है नमक उत्पादन करती हैं। मीठे पानी की जो कृत्रिम और ऐतिहासिक झीलें हैं इनको भी हम समझेंगे। तो याद रखिएगा कृत्रिम पानी की, मीठे पानी की जो ऐतिहासिक झीलें हैं इसमें से सबसे पहला नाम आता है जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है। ये 17वीं सदी के महाराणा जय सिंह द्वारा गोमती नदी पर निर्मित कराया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंदा झील। ओके, झीलों की अगर नगरी पूछे तो उदयपुर है। ठीक है, प्रश्न अगर पूछे कि झीलों की नगरी क्या है तो उदयपुर है झीलों की नगरी, जिसको राजसमंद, पिछोला और फतेह सागर यहाँ पे झीलें हैं। झीलों की नगरी उदयपुर याद रखिएगा, जिसमें से आपकी झीलें हैं राजमंसद, पिछोला और फतेह सागर। अजमेर में देखिएगा ऐतिहासिक आना सागर और धार्मिक पुष्कर झीलें हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये मीठे पानी की कृत्रिम झीलें हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जानेंगे कायाल और उल्कापिंड जो कि केरल और महाराष्ट्र में है। तो केरल के कायाल क्षेत्र में अष्टमुडी झील है। ठीक है, अष्टमुडी झील कोल्लम में है। ठीक है, केरल के कायाल क्षेत्र में, और ये 8 शाखाओं वाली विशाल लैगून झील रामसर आर्द्र भूमि है। साथ ही साथ याद रखिएगा समस्त कोट्टा झील जो कि केरल का मीठे पानी का झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये झीलों की रानी भी इसको ही कहते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि झीलों की रानी किसे कहते हैं तो क्या हो जाएगा, सस्थम कोट्टा झील जो कि केरल के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा लोनार झील, जहाँ जो है बुलढाला। ठीक है, और यह एक बैलास्टिक जो उल्कापिंड होता है उससे जनित ये झील होती है। इसका जो जल है ये अत्यधिक क्षारीय होता है लोनार झील का। और उसके बाद है आपका पवई झील जो मुंबई में स्थित मीठे पानी की कृत्रिम झील है। याद रखिएगा आप, आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे डेल्टा और जुड़वा शहर जो कि आंध्र, टीएन और तेलंगाना में है।
तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है पुलकिट झील, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है। ओके, याद रखिएगा। सामरिक महत्व इसका ये है कि मुहावने पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहीं से इसरो का अंतरिक्ष केंद्र भी है। और उसके बाद है कोरेरू झील, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों को डेल्टा के बीच मीठे पानी की दलदली झीलें हैं। फिर आता है आपका तेलंगाना में, तो तेलंगाना में आपका हो जाएगा हुसैन सागर झील, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद का जुड़वा शहरों के बीच में स्थित है। इसके मध्य में भगवान बुद्ध की विशाल एक सम प्रतिमा भी है। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो लैंगून सागर झील है, यहाँ पे इसके बीचों बीच आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बीचों बीच पूरी तरीके से बेहतर ढंग से भगवान बुद्ध की एक विशाल एकस्मत प्रतिमा को बनाया गया है। अन्य झीलों की बात करें तेलंगाना की, तो जो नागार्जुन सागर है, उस्मान सागर है, ये सभी तेलंगाना की है। ओके, सिक्किम से मेघालय तक के अद्भुत जल स्रोत को समझने के लिए अब आप सभी तैयार हो जाइए। तो सिक्किम से मेघालय तक के जो अद्भुत जल स्रोत है, इसमें से आप समझिएगा कि इन चारों दिशाओं से जल स्रोत आते हैं, चाहे वो पूरब से हो, पश्चिम से हो, उत्तर से हो या दक्षिण से हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो सिक्किम है। तो सिक्किम में चोलामू झील है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5300 मीटर है और ये भारत की सबसे ऊंची है झील है। और यहीं से तीस्ता नदी भी निकलती है। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा, तीस्ता नदी भी यहीं से निकलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेघालय। तो मेघालय में उमियाम झील है, जो कि शिलांग के पास कृत्रिम झील है, जिसे 12 पानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उमियाम झील को 12 पानी भी कहते हैं, याद रखिएगा आप। इसके बाद आते हैं हम बिहार की ओर। तो बिहार में काबरताल बेगूसराय में है, जहाँ पे गंडक नदी से बनी एशियाई की सबसे बड़ी गोकुल झील है, जो कि है काबरताल झील। अब हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जो कि है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फुल्हर झील, यहीं से गोमती नदी का उद्गम भी होता है। फुल्हर झील से ही, याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुल्हर झील से होता है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा का ब्रह्मास्त्र आप सभी के सामने आ चुका है, झीलों का सुपर लेटेस्ट यानी क्विक रिवीजन। तो सुपरलेटिव और झीलों के नाम व राज्यों को अभी इसी वक्त आप मेरे साथ याद करते हुए आगे बढ़िए। सीधे तौर पे प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा ये मैट्रिक्स आप सभी के सामने आ चुका है, क्विक रिवीजन। तो चलिए फटाफट मेरे साथ आप सभी रिवीजन करिए। सुपरलेटिव में सबसे पहले हम जानेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील। और ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबी झील अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा वेवनाड झील, जो कि केरल में है और लगभग 96 किमी लंबी है। सबसे ऊंची झील अगर आपसे पूछे तो चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है और लगभग ऊंचाई इसकी 5300 मीटर है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील जो है सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। एशिया की सबसे बड़ी जो गोखुर झील है ये है काबरताल, जो कि बिहार में है। इसके साथ लास्ट है आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो है आपका केबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील मणिपुर में है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र है। सीधे तौर पे आपके झीलों का नाम और राज्य पूछ लेता है, साथ ही साथ उसकी जो विशेषता है ये भी पूछ लेता है। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। अभी इसी वक्त आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 2 बार इसे पढ़ेंगे आप तो बहुत ईजी वे में याद कर पाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे भारत की प्रमुख जलप्रपात। भूविज्ञान से लेकर परीक्षा तक का पूरा आज इस मास्टर क्लास ब्लूप्रिंट में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे जलप्रपात क्या है और ये कैसे बनते हैं, इसकी पूरी भौगोलिक संकल्पना को समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भारत के शीर्ष 5 जलप्रपातों के सूक्ष्म विश्लेषण के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे राज्यवार प्रमुख जलप्रपात, जो कि टीजीटी और पीजीटी विशेष के लिए है, यानी सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
और लास्ट में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो संयस निवारण है इसको भी हम समझने वाले हैं। तो क्लास आप सभी को पसंद आ रही हो तो फटाफट 1 सेकेंड का टाइम मैं दे रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक करिए। तो बहुत ही यूनिक तरीके से इस प्रश्न को तैयार किया गया, सारे डेटा को तैयार किया गया है। तो चलिए, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। अब हम जानेंगे जलप्रपात कैसे बनते हैं, इसकी विषम अपरदन के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले जलप्रपात की परिभाषा आप समझिए, क्योंकि जब आप परिभाषा इसकी समझे रहेंगे तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा कि ये जलप्रपात बनते कैसे हैं। तो जब नदी का जल कागार तीव्र गति से ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता है तभी उसको जलप्रपात हम कहते हैं। इसका निर्माण का जो मुख्य कारण है वो है विषम अपरदन। जब नदी घाटी में कठोर चट्टान ऊपर और कोमल चट्टान नीचे होती है तो नदी का जल कोमल चट्टानों को तेजी से काट देता है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कदर से ये जलप्रपात जो कोमल और सॉफ्ट जो नीचे चट्टाने होती हैं इनको काट देता है। ठीक है, और फिर इस कदर से ये जलप्रपात बनाने लगता है। क्लियर है? आगे हम बढ़ेंगे, एग्जाम्स के लिए 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक टर्म्स को समझेंगे जो कि है अवनमन कुंड। तो अवनमन कुंड जो है ये जलप्रपात के आधार पर तली पर तीव्र वेग, बंगर और घर्षण से बना एक विशाल गहरा गर्त है। और याद रखिएगा, निक पॉइंट क्या है? तो निक पॉइंट जो है ये नदी के मार्ग में ढाल के अचानक परिवर्तन वाला बिंदु है और यहीं पर जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। यह नदी के पुनर्यौवन का सूचक है। नदी के पुनर्यौवन का सूचक क्या है? तो याद रखिएगा, निक पॉइंट है। क्लियर है? आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे आकृतिक जो बनावट के आधार पर जो जलप्रपातें हैं इनका प्रकार क्या क्या है। ठीक है, तो इनके प्रकार को हम समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्लांज प्रपात। ठीक है, प्लांज प्रपात का जो आकार होता है इसको हम समझेंगे। तो प्लांज जो प्रपात है ये जल जो है ये चट्टानी सतह को छुए बिना हवा में स्वतंत्र रूप से सीधे नीचे गिरता है। याद रखिएगा, ये क्या कर रहा है, ये जो भी चट्टाने हैं ना, ये प्रपात क्या कर रहा है, प्लांज प्रपात, ये जो चट्टाने हो रही हैं उनको ये टच नहीं करता है। ठीक है, उनको छुए बिना ही ये हवा में स्वतंत्र रूप से सीधे नीचे की ओर गिर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। और इसका उदाहरण है जोंक जलप्रपात और नौह कलिकाई जलप्रपात। तो नौह कलिकाई जलप्रपात और जोंक जलप्रपात जो है ये प्लांज प्रपात होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका सोपानी कैस्केडेड प्रपात। ये सोपानी जो कैस्केडेड प्रपात है ये जल जो है सीढ़ीदार चट्टानों की परतों से कई चरणों में नीचे उतरती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि किस कदर ये सीढ़ी के तरीके से ऐसे उतर रही हैं। इसका उदाहरण है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, अब देखिएगा खंडित प्रपात। तो खंडित प्रपात जो है ये जल गिरते समय 2 या अधिक अलग अलग धाराओं में बांट जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग धाराओं में ये बट चुका है। उसका उदाहरण ये है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जो प्रपात है ये अलग अलग 2 धाराओं में बटा हुआ एक खंडित जल प्रपात है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कैटरेक्ट प्रपात। तो कैटरेक्ट प्रपात जो है ये जल का आयतन और चौड़ाई अत्यधिक विशाल और शक्तिशाली होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसकी जो उदाहरण है चित्रकूट का प्रपात है। ओके, याद रखिएगा। तो बहुत बार प्राकृतिक बनावट के आधार पर भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इस सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर इसकी हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कुचिकल जो जलप्रपात है ये कर्नाटका के जो शिमोगा जिला है, ठीक है, शिमोगा जिला है, वहाँ के मास्टिकाटे के पास पश्चिमी घाट पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात। संबंध नदियाँ ये हैं कि ये वाराही नदी से रिलेटेड है जलप्रपात और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है और इसकी अगर चौड़ाई पूछे तो लगभग 1493 फीट है। और परीक्षा के फैक्ट से देखें हम तो CWC के अनुसार यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि है कुचिकल जलप्रपात। इसकी बनावट एक सोपानी प्रपात है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीढ़ीदार है, ये है ना, सीढ़ी की तार है। परियोजना ये है कि यह जो है वाराही हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट संचालित होता है यहाँ से।
सब कुछ याद रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है आपका जोगिया गर्सिप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी प्रपात भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। और इसकी जो स्थान है यानी जोगिया गढ़सोप्पा जलप्रपात जो है ये कर्नाटका में है और शरावती नदी के पास है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। ये बिना किसी चट्टान के छुए सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। और याद रखिएगा, राजा शांत और अविभाजित मुख्य धारा, उसके बाद है रोआर जो कि सक्रेमार का भयंकर गर्जना होता है, उसके बाद है रॉकेट जो तीव्र गति से जेट की भांति उछल कर गिरता है, और लास्ट है रानी जो सफेद झाग के साथ लहरदार अंदाज में गिरता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। ये ऐतिहासिक मील का पत्थर भी है। इसके स्थान की अगर बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटका में है, कावेरी नदी के पास, और जो ये ऊंचाई का स्वरूप है ये लगभग 98 मीटर है। यह एक खंडित प्रपात है जो द्वीपों के दोनों ओर बांटता है। ऐतिहासिक महत्व इसका यह है कि 1902 में दीवान से सिद्र अय्यार द्वारा स्थापित एशिया का पहला प्रमुख जल विद्युत संयंत्र है। इसमें 147 किमी दूर स्थित KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की बिजली दी गई थी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न यहाँ से बनता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे धुआंधार एवं चित्रकूट प्रपात की ओर। तो धुआंधार जलप्रपात संगमरमर का जो कुहासा है, इसका स्थान यह है कि यह बेड़ा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और ये नर्मदा नदी 30 मीटर की जो स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि ये सफेद संगमरमर की चट्टानों से गिरते समय पानी टूटकर हवा में धुआं जैसा दृश्य बनाता है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जिसको कहते हैं, इसका स्थान जगदलपुर बस्तर है छत्तीसगढ़ में, और जो नदी है ये इंद्रावती नदी है। इसकी विशेषता ये है कि 30 मीटर ऊंचा है, लेकिन मानसून में यह 300 मीटर चौड़ा हो जाता है, और ये घोड़े की नाल जैसी आकृति के कारण भारत का नियाग्रा इसे कहा जाता है, जो कि आपका चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यवार सूक्ष्म विवरण, जो कि मेघालय के प्रमुख प्रपात है। तो याद रखिएगा आप नौकालिकाई प्रपात। ठीक है, नौकालिकाई प्रपात जो है ये चेरापूंजी के सोराहा में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है, और ये भारत की सबसे ऊंचा है। केवल जलप्रपात से ही पोषित स्वतंत्र रूप से गिरने वाला प्रपात है। ये समझिएगा आप कि नेह स्थिगिथियांग चोना पत्थर के चट्टानों से 7 अलग अलग धाराओं के एक साथ ये गिरती है। और जो किरनेम प्रपात है ये चेरापूंजी के पास 3 चरणों वाला 305 मीटर ऊंचाई पर यह प्रपात है। नेक्स्ट है एलिफेंट प्रपात, जो कि राजधानी शिलांग में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे राज्यवार विवरण, पश्चिमी घाट, गोवा और कर्नाटका को समझेंगे। तो दुधवा सागर जलप्रपात ये गोवा और कर्नाटका सीमा पर स्थित है, और नदी जो है वो मांडवी नदी पर है। ऊंचाई इसकी लगभग 310 मीटर है, और ये 4 चरणों में बहता है। अद्भुत फैक्ट ये है कि इसके बिल्कुल मध्य से होकर दक्षिण पश्चिम रेलवे लाइन गुजरती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन गुजर रही है, सीधे एकदम बीचों बीच गुजर रही है ना, याद रखिएगा। अब समझिएगा आपकी गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात जो है ये बेलगाम कर्नाटका में स्थित है, और जो नदी है वो है घाटप्रभा नदी, और इसे कर्नाटका का छोटा नियाग्रा भी कहते हैं। अगर आपसे कर्नाटका का छोटा नियाग्रा पूछेगा तो वो हो जाएगा गोकक जलप्रपात। अन्य जो जलप्रपात है वो हो जाएगा मांगोडा व हेवे जलप्रपात, जो कि कर्नाटका में है। सारे पॉइंट्स याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राज्यवार विवरण जानेंगे झारखंड का छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार अपनी भू आकृति के कारण कई निक पॉइंट जलप्रपातों का एक घर है। तो जलप्रपात संबंधित नदी और ऊंचाई को समझेंगे। तो सबसे पहले है हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू प्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी है, और स्थान जो है ये रांची है। लगभग इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। नेक्स्ट जलप्रपात जो है वो है आपका दसम प्रपात, जो कि कांची नदी से संबंधित है, और इसका स्थान जो है ये रांची में है, और ऊंचाई लगभग 44 मीटर है। नेक्स्ट है जोन्हा, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। ये राणू नदी से संबंधित है, और ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट है लोधवा बूढ़ा घाघ प्रपात। ये बूढ़ा नदी से संबंधित है, और ये लातेहार में स्थित है, और लगभग
43 मीटर है और ये झारखंड में हाईएस्ट है, झारखंड का हाईएस्ट जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा, लोथ या बूढ़ा घाघ प्रपात। अब हम जानेंगे राज्यवार विवरण मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा का। तो मध्य प्रदेश की जो प्रपात है ये अमरकंटक, नर्मदा नदी में कपिला धारा और दुग्ध धारा प्रपात है। और याद रखिएगा जो रीवा जिला है यहाँ पे चाचाई प्रपात है जहाँ बिहड़ नदी है और लगभग 130 मीटर है। केवटी प्रपात है जो कि महान नदी है। बहुती प्रपात है जो कि सेलर ओद्धा नदी है और लगभग 198 मीटर है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको भी याद रखिएगा। ओडिशा की प्रपात की हम बात करें तो बारेही पानी जलप्रपात है और ये मयूरभंज सिमलीपाल में बुध बलंगा नदी पर है और लगभग 399 मीटर है और ये 2 चरणों में बहता है। साथ ही याद रखिएगा जोरांडा जलप्रपात जो कि ओडिशा का है और ये सिमलीपाल नेशनल पार्क में सीधा गिरने वाला प्रपात है और लगभग 150 मीटर है। डुडुम्बा जलप्रपात जो है ये ओडिशा आंध्र सीमा पर मच्छकुंड नदी पर है। तो सारे याद रखिएगा मध्य प्रदेश के प्रपात और ओडिशा के प्रपात के बारे में। राज्यवार विवरण राजस्थान, महाराष्ट्र व सुदूर की दक्षिण प्रपातों के बारे में समझेंगे हम। तो इसमें जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का जो प्रपात है ये हो जाएगा चोलिया प्रपात। चोलिया प्रपात कोटा भैंसोड़ागढ़ में चंबल नदी पर है और ये 18 मीटर की ऊंचाई पर है। महाराष्ट्र का जो है ब्रजाई एवं एन प्रपात, तो ये ब्रजाई सतारा में उरमुंडी नदी पर है और लगभग 260 मीटर पे और 3 चरणों में निकलता है। केरल का है अथिराम पिल्ली जलप्रपात जो कि चालकुंडी नदी पर स्थित है। इसे दक्षिण भारत केरल का नियाग्रा कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और तमिलनाडु का कोगेन नक्कल या पायाकारा जलप्रपात जो कि होगेन नक्कल कावेरी नदी को तमिलनाडु का नियाग्रा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो है ना सभी टीजीटी बीजीटी एग्जाम में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लेता कि तमिलनाडु का नियाग्रा किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा आपका दक्षिण भारत केरल का नियाग्रा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा सबका नाम, क्लियर है। आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे कि भारत के सभी नियाग्रा एक नज़र में, सिस्टम मैट्रिक्स को समझेंगे। तो परीक्षाओं में नियाग्रा उपनाम में अक्सर भ्रम पैदा होता है। ये मैट्रिक्स सुनिश्चित करेगा कि आप जो है कभी भी ऐसे प्रश्न अगर पूछे तो आप जो है गलत उत्तर का चयन ना करें। तो ध्यान से समझिएगा इसके उपनाम क्या है, जलप्रपात क्या है, नदी क्या है और राज्य क्या है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा जो है जलप्रपात चित्रकूट है और ये इंद्रावती नदी पर है और राज्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और दक्षिण भारत का केरल का नियाग्रा वो है अथिरापिल्ली जलप्रपात जो कि चालकुंडी नदी के पर है और ये केरल राज्य में है। कर्नाटका का छोटा नियाग्रा ये है गोकक जलप्रपात जो कि घाटप्रभा नदी के पास है और ये कर्नाटका में है। तमिलनाडु का नियाग्रा, तो तमिलनाडु का नियाग्रा होगेन कक्कल है जलप्रपात और ये कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ से सभी एक साथ सभी नियाग्रा आपके पास है, सभी जलप्रपात आप सभी के पास है, सभी नदियाँ सभी राज्य हैं। यहाँ से 3 नंबर आपके फिक्स्ड है, इस बात को आप याद रखिएगा। सीधे तौर पे ये प्रश्न बनते ही बनते हैं, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठा के देख लीजिए, क्लियर है। अब देखिएगा परीक्षा का कक्ष में एग्जाम में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कुल ऊंचाई वाला नियाग्रा पूछेगा तो वो हो जाएगा कुचिकल जो कि 455 मीटर की ऊंचाई पर है और ये वाराही नदी पर है, सोपानी, ठीक है। और अगर सीधा प्लंज पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा जोग जो कि 253 मीटर की है और ये शरावती नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ ले आपसे वर्षा पोषित, तो वर्षा पोषित जो जलप्रपात है ये है नोहकलिकाई और ये लगभग 340 मीटर की ऊंचाई पर है। तो गुरु मंत्र यही है कि परीक्षाओं में प्रश्न की जो भाषा होती है ना ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न में सीधा आपसे सीधा, सीढ़ीदार या वर्षा पोषित शब्द ध्यान से खोजे तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। तो ये थे आपके बेहतरीन झीलों के डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप सभी को आज की क्लास, आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपके द्वारा कहे गए एक छोटी सी शब्द हमें मोटिवेट करते हैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस लाने के लिए।
तो ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में रैंक बूस्टर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी को कराया जा रहा है। तो डेली शाम 7 बजे से आप सभी जुड़ जाइए। बीच में क्लास थोड़ा ब्रेक हो गया था, मैं कहीं चली गई थी, मैं अभी थी नहीं, तो अब कंटिन्यूअसली आपकी क्लास होने वाली है। तो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। डेफिनेटली हमारा रैंक बूस्टर हब का जो मेन टारगेट है आपको सफलता तक पहुंचाना है। तो इसी उद्देश्य के साथ आपने अगर अब तक रैंक बूस्टर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टाइमिंग याद रखिएगा, डेली शाम 7 बजे से ये क्लास होती है। और हाँ, अगर इस क्लास की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, जो कुछ आज आपने पढ़ा है इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रैंक बूस्टर हब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। रैंक बूस्टर हब ऐप डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको पैसा नहीं लगेगा। आप बस जाइए, लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, क्लिक करिए और डाउनलोड कीजिए और इस PDF को प्राप्त कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाइए। अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए रैंक बूस्टर हब यूट्यूब चैनल से और रैंक बूस्टर हब ऐप से आप सब जुड़े रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल क्लास के साथ, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।